बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते, जहां पर हम आपको कई रास्ते बता रहे हैं कि आप अपने करियर कैसे बना सकते हैं और कैसे उस रास्ते पर चल सकते हैं। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैकल्टी मैथ सदर्न ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब एस एम रज़ा सर। तो आइए सबसे पहले सर से मुलाकात करते हैं और बहुत अहम बातें आज करना है, बहुत ज़रूरी बातें करना है, क्योंकि सीबीएसई, आईसीएसई और एचएससी का रिजल्ट भी आ चुका है। उसके सिलसिले में बात करेंगे कि कैसा इस बार रिजल्ट रहा। तो आइए सर से सबसे पहले मुलाकात करते हैं। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को मैं यहाँ से सलाम अर्ज करता हूँ। जी और इससे मैं दुआगो हूँ आप लोगों के सेहत याबी के लिए, और आप सेहतमंद रहें और आपकी ज़िंदगी आसानी से गुजरती रहे, इसके लिए परवरदिगार आलम से दुआ भी करता हूँ। जी। सर इस बार रिजल्ट तो बहुत कमाल का आया है। क्या लगता है आपको सीबीएसई का जो रिजल्ट आया है, और मतलब ऐसा रिजल्ट शायद पहले कभी नहीं आया, और आईसीएसई का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी ओपिनियन जो है यहाँ पर बहुत मायने रखती है हम लोगों के लिए, क्योंकि आप एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से बच्चों ने स्कोर किया है, इसके पीछे की लॉजिक क्या थी, क्योंकि इस बार हालात भी काफी ज्यादा टेंशन में थे कि रिजल्ट कब आएगा, क्या करना होगा आगे। तो बहुत ही खुशी की लहर है लोगों के घरों में जिनके बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। जी पिछले साल के कंपैरिजन में सारे बोर्ड्स का रिजल्ट इस बार इम्प्रूव हुआ है, चाहे वो आप 10th के लेवल पे देखें या 12th के लेवल पे देखें। मैं सीबीएसई की भी बात यहाँ रखूंगा पेरेंट्स के सामने, आईसीएसई और आईएससी की बात भी करूंगा, और साथ साथ अभी महाराष्ट्र में भी आप देखें कि 12th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, और वो भी रिजल्ट पिछले साल के रिस्पेक्ट में इस बार ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। जी तो बच्चों ने बहुत बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है, और तमाम बातें एक तरफ, लेकिन एक सबसे पहली जो अहम बात है हम्म, वो आप बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आपने अपने घर में खुशी का माहौल पैदा करने का एक मौका दिया है। जी जहाँ लोग इस दौर से इतने परेशान हैं, घर में तरह तरह की चीजें सामने आ रही हैं, निगेटिविटी फैली हुई है, उस माहौल में आपने सबको मुस्कुराने का और खुश होने का मौका दिया है। हम्म, मेरे तरफ से बहुत सारी विशेष आपके लिए कि आने वाले वक्त में भी आप ऐसी कामयाब हो, हम्म, और आने वाले वक्त में भी ऐसे ही अपनी फैमिली के लिए खुशियां ले आए, और अपने पेरेंट्स का, अपने समाज का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और जहां तक रिजल्ट का सिलसिला है तो सीबीएसई सबसे ज्यादा अवेटेड रिजल्ट सीबीएसई का होता है, क्योंकि जी जी। सीबीएसई के स्कूल ऑफ इंडिया है। हम्म, सीबीएसई 10th का रिजल्ट आया, उसके बाद फिर सीबीएसई, पहले सीबीएसई 12th का रिजल्ट आया, फिर 10th का आया, उसके पहले हम्म, आईसीएसई आया था और आईएससी का रिजल्ट आया था, और अभी अभी जस्ट महाराष्ट्र बोर्ड से 12th का रिजल्ट भी आया है। बहुत बेहतरीन, तमाम बच्चों ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट किया है। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ 10th सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट से, और देखें इस बार बोर्ड ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है हम्म, कि इस बार रैंकिंग बच्चों की नहीं सामने रखी है, अच्छा। बच्चों में मुआवजा करने का मौका नहीं दिया है। बच्चों का रिजल्ट बताया, उनकी परसेंटेज, उनके मार्क्स जरूर रखे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि किसने इस बार बोर्ड टॉप किया, सेकंड रैंक पे कौन है, थर्ड रैंक पे कौन है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिन बच्चों ने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं मैं उनका नाम यहाँ से जरूर बताऊंगा, जी क्योंकि बिल्कुल। ये बच्चे आने वाली जनरेशन के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट, तमाम बच्चों को यहाँ से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, उनके टीचर्स को यहाँ से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, और उनके रिश्तेदारों को भी यहाँ से मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और बहुत ही खुशी का एक मौका है जिसको मैं भी आपके साथ मिलकर एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। जी। और हर बार जब रिजल्ट आता है तो कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरीज निकल कर जरूर आती है जो हम सबको बेहतरीन मोटिवेट जी। करती है। तो मैं चाहता हूँ कि आज प्रोग्राम में कोई एक स्टोरी ऐसी बताएं जो मिसाल हो लोगों के लिए। सबसे पहले देखें हम्म, 12th सीबीएसई का रिजल्ट, आप ओके। देखें, महसूस करें। हम्म, पहली बार सीबीएसई की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि दो बच्चों ने 500 आउट ऑफ 500 स्कोर किया है, ओ। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट में हम्म, 100 आउट ऑफ 100। दोनों बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, एक बच्चा बुलंदशहर का है और एक बच्ची लखनऊ से है। इनके पेरेंट्स को, इनके टीचर्स को, इनके रिश्तेदारों को यहाँ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इन बच्चों ने बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम दिया है। और आप महसूस करें, आज से पहले हम लोग 499 की बात करते थे, लेकिन जब पिछले साल का रिजल्ट हमने बताया था तो हमने कहा था कि रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए। तो आप देखें कि दो हम्म, बच्चे
500 आउट ऑफ 500 एब्सोल्यूट स्कोर किया है। बच्चा एक बुलंदशहर और एक लखनऊ से। तो आपको और आपके पेरेंट्स को एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। और वो दोनों होनहार बच्चे हैं, तुषार सिंह हैं ये आपके बुलंदशहर से, और दिव्यांशी जैन हैं आपके लखनऊ से। इन दोनों बच्चों ने 500 आउट ऑफ 500 स्कोर किया है, इस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। और जो पहला बच्चा, जो बुलंदशहर वाला बच्चा है, देखें इस बच्चे ने ह्यूमैनिटीज आर्ट्स ऑप्ट किया था 12th में, और आर्ट्स में इसने आउट ऑफ 500 स्कोर किया है। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि लिटरेचर में, साइंस में स्कोर हो जाता है, लेकिन लिटरेचर में 100 आउट ऑफ 100 लाना बहुत आसान नहीं है। तो मैं दोबारा से आपको यहाँ से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और आप आने वाली जनरेशन के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, आप आने वाली जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल बन के उभरे हैं। और मैं तमाम बच्चों से जो अभी 11th में है, जो 10th में है, जो 9th में है, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप देखें, सब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर आपके अंदर जज्बा हो कुछ यूनिक करने का, एक कारनामा अंजाम देने का, तो आप हिस्ट्री बना सकते हैं, आप अपने आप को रोल मॉडल बना के सामने ला सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। बिल्कुल। जहां तक 12th CBSE का रिजल्ट था, इसमें दो बातें और मैं बच्चों के सामने यहाँ रखना चाहूंगा कि इस बार CBSE में तकरीबन 1,57,000 से थोड़े से ज्यादा बच्चों ने मोर देन 90% स्कोर किया है, और मोर देन 95% स्कोर करने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 39,000 है। 39,000 तकरीबन बच्चों ने मोर देन 95% और 1,57,000 के आसपास तकरीबन बच्चों ने मोर देन 90% स्कोर किया है 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में। बेहतरीन रिजल्ट है आपका, और आपने जो खुशी का मौका अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों के लिए ये फराहम किया है, इसके लिए मैं यहाँ से आपको बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, बहुत बहुत मुबारक। और जी, और जो दूसरी इंस्पिरेशनल एक आपने बात रखी, कुछ रिजल्ट में ऐसी यूनिक चीजें हर बार आ जाती हैं जो एकदम हमेशा बर्निंग टॉपिक को बनी रहती हैं। तो नोएडा से ट्विन सिस्टर्स हैं, दो बहनें हैं, ट्विन्स हैं वो, और उन दोनों ने आप महसूस करें कि 95 तकरीबन 7% बोर्ड में स्कोर किया है। और हैरत की बात यह है कि 5 सब्जेक्ट में दोनों बहनों के एग्जैक्ट मार्क्स हैं। जैसे एक के 98 है तो दूसरे के भी 98 है, एक के 95 है एक सब्जेक्ट में तो दूसरे के उसी सब्जेक्ट में 95 है। तो ये दो बहनों ने भी बहुत बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। 95% उनके बोर्ड में स्कोर है, और पांचों सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ए में दोनों के सेम मार्क्स, बी में भी दोनों के सेम मार्क्स, इसी तरह से हर सब्जेक्ट में एग्जैक्ट दोनों के मार्क्स हैं। तो बड़ा एक यूनिक सा ये भी रिजल्ट रहा है, और इस रिजल्ट को भी मैं देख के बड़ा खुश हुआ, और उनके पेरेंट्स को भी मैं यहाँ से बहुत सारी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। यकीनन ये तो बहुत अच्छी बात है कि ट्विन सिस्टर हैं और दोनों के मार्क्स भी एक जैसे आए हैं, तो खुशी तो जाहिर सी बात है दोबाला हो गई होगी फैमिली वालों की। और इस तरह से दोनों बहनों ने पढ़ाई किया कि एक नाम रोशन कर दिया है घर वालों का सर। और इन बहनों ने, देखिए, माँ बाप जब बच्चों से बराबर मोहब्बत करते हैं तो इन्होंने उसी का एक कहा जाए रिटर्न दिया है माँ बाप को, कि आप हमको बराबर मोहब्बत करते हैं, हमसे बराबर की आपकी चाहत है, हर डिमांड हमारी दोनों बहनों की बराबर आप पूरी करते हैं, तो हमसे भी बराबर ही नंबर आप ले। तो बेहतरीन रिजल्ट आपने दिया है, और इतना खुशी का मौका आपने फराहम किया है तमाम लोगों को, जो भी जिन लोगों ने भी इस रिजल्ट को सुना, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट, और बड़ा यूनिक तरीके से लोगों ने इस रिजल्ट को इंटरप्रेट किया। तो बहुत ऐसे वक्त में आप लोगों ने खुशी का लम्हा आप लोगों ने पैदा किया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जी, जब भी रिजल्ट आता है कुछ ऐसी स्टोरी हमारे सामने आ जाती है जो लोगों को मोटिवेट करती हैं। तो ये एक स्टोरी थी ट्विंस सिस्टर की, जिन्होंने बहुत कमाल कर दिया है। सर, मैं अब जानना चाहूंगा ICSE और HSC के रिजल्ट का क्या व्यूज है? बेहतरीन, ये भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है। और अगेन ICSE बोर्ड ने भी ISC और 10th ICSE में भी रैंक इन्होंने प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन पिछले साल से इस बार रिजल्ट बहुत इंप्रूव है। और आपको सोच के हैरत होगी कि 10th का पासिंग परसेंटेज 99.4%, यानी इतने बच्चे 99.4%, या बहुत ही बेहतरीन। और 12th का 93 पॉइंट समथिंग, यानी 96 पॉइंट समथिंग 12th का पासिंग परसेंटेज है। तो ICSE में भी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बच्चों ने बहुत पहले से, पिछले साल से इस बार ज्यादा अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो
सारे बच्चे जिन्होंने ICSE 10th और ISC 12th में बेहतरीन रिजल्ट अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्कूल, अपने टीचर्स के लिए दिया है, उन तमाम बच्चों को यहाँ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, चैनल विन की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, और आपके लिए ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ कि ऐसे ही आपकी जिंदगी आगे बढ़ती रहे और तमाम खुशियां आपकी जिंदगी में आती रहे। जी, साथ ही साथ महाराष्ट्र स्टेट का भी लोगों को इंतजार रहता है, क्योंकि काफी बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड में अपेयर होते हैं, तो इस बार रिजल्ट कैसा है सर HSC का? देखिए, महाराष्ट्र इस वक्त कोविड से आप देखें बहुत परेशान है और बहुत ज्यादा यहाँ केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखें रिजल्ट, देखें आप पिछले साल से 4% ज्यादा अच्छा इस बार रिजल्ट आया है 12th का। बेहतरीन इस बार जी, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, साइंस सेक्शन में भी, कॉमर्स सेक्शन में भी, आर्ट सेक्शन में भी, और साइंस सेक्शन में पासिंग परसेंटेज जो है बच्चों का वो 99% है। इतने ज्यादा बच्चे इस बार क्वालिफाई हुए हैं, 12th से आगे बढ़े हैं। आप तमाम बच्चों को यहाँ से मैं बहुत सारी मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, आपकी फैमिली, आपके तमाम रिलेटिव्स को, क्योंकि ऐसे वक्त में इतना बेहतरीन रिजल्ट आपने दिया है कि आपसे बहुत सारी उम्मीदें हम लोगों की बन गई हैं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में भी आप ऐसे ही कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड आप कायम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे आप। थैंक यू सर। सर, जैसे ही रिजल्ट आया और लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि किस तरह का रिजल्ट आया है, तो आज आपने भी बता दिया कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है इस साल का। जहां कई परेशानियां हैं, वहां एक खुशी का भी माहौल है उन लोगों के लिए जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाए हैं। साथ ही साथ कई सवाल भी आने लगे हैं कि आगे इन्हें क्या करना है, तो मैं चाहता हूँ एक एक करके मैं सवाल पूछना और सर उनके जवाब आप दें और उन्हें गाइड करें कि आगे वो कैसे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, और बात यही हो रही है कि रात के बाद दिन तो आता ही है, रात के बाद सवेरा तो आता ही है, अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। तो आज हम परेशान जरूर है, लेकिन आने वाला वक्त इंशाल्लाह बहुत आसान होने वाला है। आपको उन्हें बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है, इससे बहुत अच्छी एनर्जी सबको मिली है। ओके सर, बढ़ता हूं मैं सवाल की तरफ, और पहला सवाल मैं करना चाहूँगा जो है मोहम्मद अली खान का, जो कारगिल लद्दाख से हैं। इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट चैनल विन फॉर कंडक्टिंग सच अ प्रोग्राम एंड लॉट्स ऑफ अदर बेनिफिट्स प्रोग्राम। इन्होंने लिखा है, सर माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12th, माय सब्जेक्ट इज PCM। सर प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट फ्यूचर। PCM से सर इन्होंने लिया है 12th, अभी 12th के बाद ये क्या करें, इन्हें बताइए सर। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने 12th पास किया है और उसमें भी आपके पास साइंस है, और लद्दाख के बच्चों के साथ एक ये है कि उनको ST का एक दर्जा मिला हुआ है जी। तो आप कहीं भी किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे, आपको एक रिजर्वेशन मिलेगा। क्या करना है? पहले तो आपके पास NDA का ऑप्शन है, PCM आपने लिया है, आपके पास इंजीनियरिंग JEE मेंस का अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसके ऑप्शंस हैं, JKCET का आपके पास ऑप्शन आएगा, वो भी है। और आपको एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो JEE मेंस की नई डेट आ गई है, लेकिन JEE मेंस के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होने हैं, जैसे VIT वेलोर है, SRM है, मणिपाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अभी इनके भी एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो गई और आने वाले वक्त में पता नहीं है कि अभी नई डेट क्या आएगी, क्योंकि इन सारे इंस्टीट्यूशंस ने अभी नई डेट अपनी अनाउंस नहीं की है। तो मैं इस क्वेश्चन के जरिए तमाम पेरेंट्स से कहूंगा कि ऐसी साइट से आप हमेशा अपने आप को अटैच रखें। हो सकता है, ये मेरी अपनी एक थिंकिंग है, हो सकता है कि अगर एंट्रेंस लेने में ऐसे इंस्टीट्यूशन कामयाब ना हो पाए तो एग्जामिनेशन हटाने के बाद हो सकता है मार्क्स बेस पे भी एडमिशन ऑफर हो जाए। तो आपको साइट से कनेक्टेड रहना है। ओके, चलिए इन्हें साइट से कनेक्टेड रहना है। अगला और कुछ सवाल साजिद साहब जिन्होंने सवाल किया था उसमें जवाब दूं। एक तो ये NDA दे सकते हैं, सेकंड इनके लिए एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर ये इंजीनियरिंग साइड नहीं निकलना चाहते हैं तो NDA देके आप ये आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो ये BSc मैथमेटिक्स कर लें, और BSc मैथमेटिक्स करने के बाद इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। पहला तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की तरफ भी आप निकल सकते हैं, या BSc के बाद आप MCA कर सकते हैं, वो भी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, या BSc के बाद B.Ed करके मैथमेटिक्स टीचर भी आप किसी अच्छे स्कूल में बन सकते हैं। तो PCM के साथ बेस्ट क्या है? बेस्ट वही सारे कोर्सेज सारे अपने आप, MCA भी अपने आप में बेस्ट है, एक अच्छा टीचर बनना, एक अच्छा लेक्चरर बनना भी अपने आप में बेस्ट है, आर्म फोर्सेज में जाना। लेकिन ये है कि इनको देखना है कि इनको किस तरफ अपने आप को लेके जाना है। मेरी चॉइस तो ये है कि आप, क्योंकि आपके पास एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, मेंस का जो एग्जाम आना है बचे हुए डेट में आप उसकी तैयारी करें,
और मेंस को ठीक से दें। मुझे लगता है कि एसटी का जो रिजर्वेशन आपको मिला है उसको फायदा मिलेगा उसका आपको, और अगर थोड़ा आप अच्छा स्कोर कर दे तो हो सकता है आपको आने वाले वक्त में एनआईटीज में दाखिला भी मिल जाए। ओके, तो सर ने जो गाइडेंस आपको बताई हैं, बातें बताई हैं, उनका ध्यान रखिए और उसी के साथ आप आगे बढ़ें। सर अगला सवाल अकबरपुर अम्बेडकर नगर यूपी से है। ये कह रहे हैं कि बीए पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और सोशियोलॉजी से इन्होंने बहुत सालों पहले बीए किया हुआ था और उस टाइम पे इन्होंने सोचा था कि एमबीए कर लूंगा, लेकिन उस टाइम एमबीए इतना डिमांड में नहीं था। फिर उसके बाद 2013 से 17 के बीच के दौरान इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो 5 साल का गैप हो गया है। अब ये 5 साल के बाद इन्होंने जो है व्हील चेयर पे थे, फिर 5 साल के बाद अभी अपने पैरों पे चलने लगे हैं। अब इनका सवाल है कि इन्होंने सीसीसी किया कोर्स फैब में 2019 में, जिसका एग्जाम फैजाबाद में था, ऑनलाइन एग्जाम दिया था और उसमें अब ये पास भी हो गए हैं। और अब इनकी एज जो है 31 साल हो चुकी है। तो अब मुझे कौन सी जॉब मिल सकती है और मेरे लायक किस तरह की जॉब हो सकती है जिसके लिए ये आगे कोर्स वगैरह करें और जो एक जॉब अच्छी मिल जाए, क्योंकि काफी गैप हो चुका है, एक्सीडेंट हो गया था सर 5 साल के। तो आप इन्हें बताएं अभी क्या करना चाहिए। पहले तो मैं अल्लाह से दुआएं करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप सेहतमंद रहें, बहुत फाइट करके आप बाहर निकले, फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर है। 5 साल जैसे आपने बताया ऑपरेशन, और उसके बाद फिर आप खड़े हुए और दोबारा से आप ऑन ट्रैक हैं, तो आपके अंदर जज्बा है, आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से 31 ईयर थोड़ा सा एक अपर साइड में तो एज है, लेकिन आपके पास अगर फिजिकली हैंडीकैप का अगर सर्टिफिकेट अगर आपने बनवा रखा होगा क्योंकि ऑपरेशन आपका मेजर हुआ है, तो एज में रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट जॉब में जरूर मिलेगी। मेरे ख्याल से आपको बीएड कर लेना चाहिए। बीएड करने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल में आप अप्लाई करें, और वहां पर जिनके पास फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होता है उनके एज रिलैक्सेशन होता है, और मुझे लगता है कि 35 ईयर्स तक शायद वो एलिजिबल होते हैं, तो आपको वहां मौका मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बीएड की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ओके, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि ये पहले एमबीए करना चाहते, तो अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि उन्होंने बीए किया हुआ है। बीए करने के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है साजिद साहब, लेकिन क्या होता है कि जब आप एमबीए करके आगे जॉब के लिए कहीं अप्लाई करेंगे तो वहां कंपनी में एक लिमिटेशन ऑफ एज तो होती है। ओके, हाँ राइट। अगर मैं एमबीए जी, और अगर मैं जॉब में हूँ और दरमियाने जॉब अगर मैं एमबीए करता हूँ किसी भी एज में, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मैं फ्रेशर हूँ, कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ, और एक अपर साइड ऑफ द एज में जाके मैं एमबीए करता हूँ, और एमबीए करने के बाद अगर मैं कहीं ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करता हूँ, तो अप्लाई करने के बाद वहां पर जो अपॉइंटमेंट होती है वहां पे एज लिमिटेशन तो होती है, तो वहां पे थोड़ी परेशानी आ सकती है। बट बेस्ट इज आप बीएड जाएं और गवर्नमेंट जॉब में आप ट्राई करें, वहां पे आपको जरूर ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर। अगला सवाल। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कह रहे हैं कि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ और अभी जस्ट मैंने 10th का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, अब रिजल्ट आ गया होगा उनका, और ये अब कंफ्यूज हैं कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाएं, क्योंकि इनकी मैथ्स बहुत वीक है और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि आगे कोई बड़े कॉलेज में डोनेशन के जरिए ये एडमिशन ले सकें। तो अब इन्हें क्या चूज करना चाहिए जिससे आगे चलकर इन्हें एक अच्छा करियर मिल सके। करियर हर तरफ है, लेकिन एक बात यहाँ मैं रखना चाहूंगा, ऐसा बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मैं यहाँ रख रहा हूँ। आप ये बताएं कि किसी कमजोर टहनी पे कोई परिंदा अगर बैठता है, तो जब वो टहनी पे बैठता है तो उसको भरोसा अपने पंखों पे होता है या टहनी पे होता है? पंखों पे। यस जी। तो टहनी आपकी ये जो फाइनेंशियल पोजीशन, थोड़ी सी क्राइसिस, ये सब चीजें आपकी परवाज को कहीं आगे ले जाने में रुकावट नहीं है। आगे बढ़ने के लिए चाहिए क्या? आपके अंदर पैशन, मोटिवेशन, वो चाहिए, वो पहले ले आइए। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे साजिद साहब, आपने ही बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं कि बच्ची फिजिकली चैलेंज होने के बाद भी एमडी का करके कोर्स और अभी बॉम्बे में बेहतरीन डॉक्टर है। आपने ही प्रोग्राम किया, महसूस करें। गुर्बत से उठे हुए बच्चे कहां से कहां कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, आईएएस का रिजल्ट आता है हर साल, यूपीएससी के टॉपर की लिस्ट में जब आप देखेंगे तो ऐसे बच्चे आपको जरूर मिलेंगे जिनके पास रिसोर्सेज की बहुत सारी कमी होती है, लेकिन वो आगे परवाज अपनी पंखों की मजबूती की बुनियाद पे लेते हैं, टहनी की कमजोरी या मजबूती पे नहीं। तो पहले तो फाइनेंस का जहन से एकदम मामला आप हटा दें। आगे बढ़ने के लिए आपको किताब पढ़ के आगे बढ़ना है,
और किताब आपको सस्ते में मिल जाएगी। पढ़ के किसी भी स्कूल से आप आगे निकल सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। जैसे आपने एक बच्ची का महाराष्ट्र एमपीएससी का रिजल्ट आपने बताया कि किसी ड्राइवर की बच्ची है और आज तक कभी उसने कोचिंग और ट्यूशन का मुंह नहीं देखा, लेकिन एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में बच्ची ने रैंक होल्ड किया है और देखें क्या बेहतरीन उसने रिजल्ट दिया है। तो वही मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपकी मजबूत थिंकिंग, आपका इरादा। मैथ्स अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉमर्स ले लें, आप आर्ट्स ले लें। और अभी जैसे मैंने 12th का बताया, आर्ट्स में रह के बच्चे ने 500 आउट ऑफ 500 स्कोर किया। आप सोचें कि उस बच्चे के आगे कितनी अच्छी मंजिल होने वाली है। 10 तरफ से उसको स्कॉलरशिप मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। तो दोनों में से कोई भी आप ले लें, लेकिन कॉमर्स या आर्ट्स क्यों लें, ये क्यों आप जरूर डिसाइड कर लें। आपको सीए बनना है तो कॉमर्स ले लें, बीबीए एमबीए करना है कॉमर्स ले लें, अगर आपको आगे चल के इंग्लिश में ऑनर्स करके टीचर बनना है तो आप आर्ट्स ले लें। तो डिसीजन आप लें। मैथ्स अगर अच्छी नहीं है छोड़ के कॉमर्स या आर्ट्स लेके आप आगे बढ़ें। दोनों ही में फील्ड की कमी एकदम नहीं है। सर यकीनन आपने बहुत बेहतरीन मिसाल दी है कि परिंदे को अपने पंख पर भरोसा होता है, ना कि डाल पर इतना ज्यादा। बहुत अच्छी बात बताई है कि, और इससे पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पैसे मायने नहीं रखते। आपने कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी बताए हैं और लोगों के एग्जाम्पल भी आपने दिए हैं। तो शायद प्रोग्राम का ये मकसद भी है कि लोग समझें कि बहुत सारी चीजें और बहुत सारे रास्ते उनके पास हैं। सर इसी के साथ मैं चाहता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है मोहम्मद लारैब का है। मोहम्मद लारैब की मैं तारीफ करना चाहूंगा सर, ये लगातार हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हर एपिसोड में तकरीबन सवाल करते हैं। ये बहुत बेहतरीन लारैब, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेष। आप एक जवाब नहीं देते, दूसरा सवाल इनके पास रेडी रहता है लारैब के पास। और बच्चों की यही एज है अपनी क्वेरीज को रखने का। आपके जितने सवालात हैं आप रखें, बड़ी खुशी होती है और हम वेलकम करते हैं आपके क्वेश्चन। मैं इस बात को देख रहा हूँ, तकरीबन 4-5 एपिसोड से लगातार लारैब सवाल कर रहे हैं। इस बार भी लारैब ने सवाल लिखा है, कह रहे हैं कि मैं प्रयागराज से हूँ और मेरा सवाल ये है कि मैंने 2019 में हाई स्कूल में 79% के साथ पास किया है और अब मैं AMU क्लास 11 साइंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या मेरा क्लास 11th रिपीट होने से आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या 10th और 12th में 2 इयर्स का जो डिफरेंसेस होता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 11th में एडमिशन लूंगा तो मेरा 10 और 12वीं में जो साल का गैप हो जाएगा वो 3 साल का हो जाएगा तकरीबन। तो मुझे बताएं कि आगे क्या करना चाहिए। कोई परेशानी नहीं आएगी, आप बस बड़ी मजबूती से आप और टारगेटेड होकर आप तैयारी करें और ऐसे तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो ही जाए। बहुत अच्छे आपके ख्यालात लगते हैं और लगातार आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं और हमेशा आप सवाल पूछते रहते हैं। यही है क्यूरियोसिटी अपनी सब्जेक्ट में भी आप बनाए रखिए। खूब रीजन ढूंढ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एडमिशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कुछ मेडिकली देना पड़ेगा या कुछ बताना पड़ेगा? हाँ, या जरूर है, जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो 1 साल का जो गैप होगा उसके लिए एक इंटरवेनिंग पीरियड का एक सर्टिफिकेट होगा, जिसको आप किसी भी कोर्ट में जाकर के आप एफिडेविट के तौर पे बनवा सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। वो ये शो करेगा कि आप का बिहेवियर ड्यूरिंग द गैप आप सही थे और सारी चीजें आपकी ट्रैक पे थी, कोई परेशानी की बात नहीं थी, तो उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस साल आप कोशिश करके सिलेक्शन करा लें, अदरवाइज आप 11th कहीं ना कहीं कंटिन्यू जरूर कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ओके सर, बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है अब्बास का है, मध्य प्रदेश से है। ये कह रहे हैं 12th क्लास बायो स्ट्रीम से हूँ और सर मुझे नीट के अलावा कोई और कोर्सेज बताइए, कंपटीशन के कोर्स बताइए जिसमें फीस भी कम हो और करियर भी अच्छा हो और सैलरी भी अच्छी हो और जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी हो आगे। जितने सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। कोर्स के फीस के बारे में अगर आप पूछेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में जितने भी ये सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनकी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस 20,000 पर एनम से ज्यादा की नहीं होगी। तो बेफिक्र होके गवर्नमेंट कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्सेज करें। पैरामेडिकल कोर्सेज में MNT के कोर्सेज आ जाएंगे, रेडियोग्राफी के कोर्सेज आ जाते हैं, आपके पास डायलिसिस टेक्नीशियन के कोर्स आ जाते हैं, OT टेक्नीशियन के कोर्सेज आ जाते हैं, नर्सिंग आ जाता है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप ट्राई करें पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज का ऑप्शंस आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा आने वाले हैं, वो अभी आज के हालात में आपको दिख भी रहा होगा। गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए, फीस बहुत नॉमिनल होगी। ओके सैयद फराज हुसैन का सवाल है हैदराबाद से। ये कह रहे हैं कि अभी मैं इंटरमीडिएट 2nd ईयर पढ़ रहा हूँ और मैथ मेरा सब्जेक्ट है, आगे इन्हें क्या करना चाहिए, इनकी प्लानिंग क्या हो सर? देखिए फराज,
अभी अगर आप 12th में हो, मैथ्स लेके चल रहे हैं, तो आपको इंजीनियरिंग इंटरेस्ट हो डेफिनेटली, क्योंकि जब आपने 12th में मैथ्स, 11th में मैथ्स ली होगी, तो साइंस लिया होगा, तो आपकी ख्वाहिश ओबियसली इंजीनियरिंग होगी। तो इंट्रेंस तो आपको फेस करना ही है, उसके लिए आपको कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है। जो आप पीयूसी की पढ़ाई कर रहे हैं, उसी से आप आराम से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। जेई की तैयारी आप करें और 12th में जेई आप जरूर दें। अगर जेई में सिलेक्शन हो जाता है, वेल एंड गुड, नहीं होता है, तो आपके पास प्योर साइंसेस के ऑप्शन है। बीएससी मैथ्स कर लें, बीएससी मैथ्स करने के बाद फिर वहां से रास्ते निकलेंगे, चाहे आप एमसीए की तरफ निकल जाएं। नहीं होता है तो फिर एमएससी करने के बाद आप लेक्चरशिप की तरफ, कॉलेज में लेक्चरशिप की तरफ भी आप निकल सकते हैं। बीएससी मैथ्स करने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज के भी ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, एमबीए के भी ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। तो ऑप्शंस, बैंक में नौकरी के भी ऑप्शंस, रेलवे में नौकरी के भी ऑप्शंस आ सकते हैं। तो अभी 12th बहुत अच्छी तरह से आप करें, अच्छी परसेंटेज ले आए, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्वालिफाई करने की कोशिश करें। नहीं होता देन बीएससी मैथमेटिक्स आप आगे। ओके, अगला सवाल है सर सिराज का, कह रहे हैं सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिराज, मैं पायलट बनना चाहता हूं और मुझे क्या करना होगा? मैं भुवनेश्वर में रहता हूं। सो आगे इन्हें क्या करना होगा, इनकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए पायलट बनने के लिए? जी, पायलट बनने के लिए पहले 12th आप साइंस से कर लें। साइंस से करने के बाद जो पायलट के लिए लाइसेंस लेना होता है, उसके लिए ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन इंडिया में बहुत सारे हैं। एविएशन के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डीजीसीए से अप्रूव्ड हैं, उनमें आप दाखिला लें। कहीं 2 साल का कोर्स है, कहीं 3 साल का कोर्स है, लेकिन एक पायलट का लाइसेंस लेने के लिए, कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने के लिए प्रैक्टिकल थोड़े से महंगे होते हैं। मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया है बच्चों को कि अगर आपको पायलट बनना है तो आप क्यों नहीं एनडीए 12th के बाद देके आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं और वहां से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो आप बीएससी मैथ्स करने के बाद एफ कैट का एंट्रेंस आप देके और देन आप एयरफोर्स से पायलट बनने की कोशिश करें। जब आप एयरफोर्स से पायलट बनेंगे तो वहां पे आपको पायलट बनने के लिए पैसे खर्च नहीं करने हैं, बल्कि गवर्नमेंट अलग से आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करेगी। ये सब सारे ऑप्शंस हैं। मेरे ख्याल से एनडीए नहीं तो बीएससी मैथ्स करने के बाद एफ कैट आप ट्राई करें और वहां से पायलट बनने की कोशिश करें। सर अगला सवाल है रजा सर, मुझे ट्यूशन लेना है तो प्लीज गाइड करें, क्योंकि मैं बीएससी मैथ्स एमएससी मैथ्स। नसीम का सवाल है हैदराबाद से। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? सवाल समझ में आया नहीं मुझे। जी हाँ, लेकिन फिर भी आपने सवाल लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया। और सही जवाब देने के लिए जाहिर सी बात है सवाल भी सही होना चाहिए। न्यूटन का 3rd लॉ आपने पढ़ा है। एक बार सवाल आप डिटेल करें, इंशाल्लाह डिटेल जवाब भी यहाँ से हम लोग देंगे। साजिद साहब ने सही फरमाया। मैं एक बार यहाँ से आपसे गुजारिश करूंगा कि दोबारा से अपने सवाल एक बार डिटेल फॉर्म में आप भेजें। लेकिन शुक्रिया कि आपने इस सवाल को भेजा यहाँ पे। ओके, एक और सवाल आया है, और ऐसे सवाल कई आते रहते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेटर, नाउ आई एम इन 10th क्लास, हाउ टू मैनेज स्टडी एंड क्रिकेट प्रैक्टिस? इज नागपुर बेटर फॉर क्रिकेट और मुंबई? प्लीज रिस्पॉन्स विथ क्रिकेट स्टडीज लॉ। नहीं, दोनों ही जगह, नागपुर या मुंबई, दोनों अपने आप में क्रिकेट का ट्रेनिंग के लिए बेस्ट अकेडमी दोनों जगह है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप क्रिकेट के साथ पढ़ाई को आगे नहीं ले जा सकते। आप देखें, अनिल कुंबले एक इंजीनियर थे और साथ साथ कितने बेहतरीन क्रिकेटर गुजरे। जवागल श्रीनाथ भी आप देखें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और एक बेहतरीन बॉलर गुजरे। उसके पहले के श्रीकांत बेहतरीन इंडिया के बैट्समैन थे और वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप तो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स के जज्बे को, शौक को आगे नहीं बढ़ा सकते। कर सकते हैं, बस अहम चीज है टाइम मैनेजमेंट। खेल के टाइम खेल, और जब किताब खुले तो उस वक्त खेल नहीं, फिर पढ़ाई ही होनी चाहिए। चीजें आराम से मैनेज हो जाएंगी। ओके सर, अगला सवाल है सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामयाबी की क्लास के प्रोग्राम की पूरी यूनिट को बहुत बहुत दुआएं देते हैं। इन्होंने सवाल लिखा है कि मेरा बेटा 12th क्लास में है और साथ ही साथ एकेडमिक ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहा है, जिससे वो काफ़ी मुतमईन है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं उसकी रैंकिंग ना ख़राब हो जाए। और रैंकिंग ना ख़राब हो जाए, क्या बोर्ड एग्ज़ाम में रैंकिंग का बहुत अहम रोल है? और मेरा बेटा समीर IIT JEE मेंस के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा है और इसकी प्रिपरेशन की वजह से स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस भी कभी कभी मिस हो जाती है, जिससे मेंटल प्रेशर बन जाता है। तो दोनों चीज़ों को कैसे वो मैनेज करे, इसके लिए कुछ उपाय बताएं सर आप। देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। और जहां तक आपने बोर्ड्स के मार्क्स के बारे में पूछा है, तो डेफिनेटली IITs में एडमिशन लेने के लिए बोर्ड्स में 75% या टॉप 20 परसेंटाइल में आपको होना ही पड़ेगा।
एज ए टीचर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को सब्जेक्ट सीखने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए जी। अगर वो सब्जेक्ट समझता है तो उस समझ से बोर्ड लेवल के क्वेश्चन भी कर सकता है, जेईई मेंस या आईआईटी एडवांस के भी आराम से क्वेश्चंस कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट की बात आपने कही, देखिए कॉलेज की क्लासेस उसे हर हाल में लेनी चाहिए, ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही है उसे उसको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं, टीचर से अपना एक बॉन्डिंग है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जितने टेक्स्ट बुक हैं, मैं कहूंगा टेक्स्ट बुक को कहिएगा कि बहुत थॉरली पढ़ाई करें। अगर किसी टॉपिक को जेईई लेवल से कर रहे हैं तो मैं कहूंगा सबसे पहले उस टॉपिक को बोर्ड्स लेवल की किताब से पढ़ें, बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन लगाएं और उसके बाद तब जेईई लेवल की एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। किसी भी कॉज पे बोर्ड को इग्नोर नहीं करना है। नॉलेज वाइज अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है तो आप बोर्ड भी टैकल कर सकते हैं, जेईई भी, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। जेईई में ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड में सब्जेक्टिव, जहां आपको प्रेजेंटेशन करना होता है। 6 मार्क्स के लिए प्रेजेंटेशन आपको करना होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स लिखने होंगे, 4 नंबर के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स लिखने होंगे। तो बोर्ड के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप की मैकेनिज्म को डेवलप करनी ही पड़ेगी बेटर मार्क्स के लिए। मैं कहूंगा कि इन सब सारी चीजों पे अभी से फोकस हो जाएं, टाइम टेबल को मेंटेन करें, आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, आई कंप्लीटेड माय सेकंड पीयूसी कॉमर्स दिस ईयर विद 88.8%, कांग्रेचुलेशन। और सर अब इन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया है सेंट जोसेफ कॉलेज बैंगलोर में, एंड आई वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज एज आईएफएस ऑफिसर, रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज गाइड मी अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस। बेहतरीन आप स्टूडेंट है, इतना अच्छा आपने स्कोर किया 12th में और बेहतरीन कॉलेज में आपने एडमिशन भी लिया है। ग्रेजुएशन बहुत बहुत थॉरली आपको ग्रेजुएशन करना है, इंग्लिश अपनी बहुत अच्छी रखना है, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज पे बहुत अच्छा कमांड आपको रखना है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, 10th तक की मैथ साइंस को हमेशा ग्रिप में रखना है। आपको आईएफएस बनने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम फेस करना पड़ेगा, उसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना है। बीकॉम के बाद आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ऑप्शन सब्जेक्ट बहुत अच्छा आपने चूज किया है, अभी से उसकी तैयारी करना आप शुरू करें। इंग्लिश अपनी बहुत अच्छी रखें, ऐसे राइटिंग पे भी कमांड ले आए। ऑल द वेरी बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए भी और आने वाले टाइम में आईएफएस में एक बेहतरीन रैंक देने के लिए। तो सिलेबस वगैरह जो भी है इनका बीकॉम के बेस ही रहेगा, राइट? इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट तो चूज कर लिया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्शनल के बारे में इन्होंने बताया, तो अभी से ऑप्शनल के बारे में हम लोगों ने बताया कि 6 से लेकर 12 तक की सारी बुक्स आपको सब्जेक्ट पे अभी तैयार कर लेनी है। आगे ग्रेजुएशन लेवल का जब आप करेंगे तो वो भी तैयारी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। और जनरल साइंसेस के लिए हमने बताया कि 10th तक की सारी किताबें आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश को पढ़नी है और ऐसे राइटिंग के लिए आपको इंग्लिश अपनी अच्छी रखनी है और साथ साथ रीजनिंग वगैरह पे खास आप ध्यान रखें। ओके सर, अगला सवाल है, आई वांट टू डू रोबोटिक इंजीनियरिंग, प्लीज गाइड मी अबाउट कॉलेज एंड अदर्स, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस। बेहतरीन है रोबोटिक्स के लिए। देखिए रोबोटिक्स में बीटेक कुछ कॉलेजेस में है, कुछ कॉलेजेस में आपको मैकेनिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करने के बाद एमटेक में ये स्पेशलाइजेशन में आपको रोबोटिक्स मिल सकती है। बेसिकली रोबोटिक्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो रोबोटिक्स में इंजीनियरिंग कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में जेईई मेंस के स्कोर पे आपको मिल जाएगा। बेस्ट ब्रांच है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोप है। और अगर नहीं मिलता है तो आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स लेके बीटेक करें एंड देन फिर एमटेक में आप रोबोटिक्स लेके स्पेशलाइजेशन कर लें। ओके अगला सवाल है सर, मैं बीटेक कर रहा हूँ और मुझे जीआरई का एग्जाम देना चाहता हूँ। एकदम दे सकते हैं आप, जीआरई के पेपर्स वगैरह आप देखिए ऑनलाइन अवेलेबल है। और पहले बीटेक आप कंप्लीट करें और ध्यान रखें अगर फाइनल ईयर में होंगे तो प्रोजेक्ट्स पे आप अच्छा अपने आप को कंसंट्रेट किए रहेंगे, क्योंकि जब आप उसका इस्तेमाल करके आगे कहीं भी जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए तो किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आपने प्रोजेक्ट किया होगा उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और आने वाले एडमिशंस में बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। जीआरई का 5 साल का पेपर देख लीजिए, इंग्लिश वगैरह अपनी अच्छी रखिएगा, इंशाल्लाह उससे आप बहुत आसानी से आप उस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके सर, अगला सवाल जो है मासूमीन खातून का है। ये कह रही हैं कि मैं देवनगिरी कर्नाटका से हूँ और मैं फाइनल ईयर बीकॉम में हूँ और मैं थ्योरेटिकल में बहुत अच्छी हूँ। So I am confused between MBA and CS courses. Which one should I take? And also I applied for the Karnataka PGCET exam. देखिए जिस एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया है स्टेट से तो आप दें, उसको तो आप तैयार करती रहें। क्योंकि सीएस में और एमबीए में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझें। सीएस बेसिकली लिटरेचर जिनकी अच्छी है, जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, जिनका राइटिंग स्किल अच्छा है, जो वोकल है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है।
तो CS भी आपके लिए बेहतरीन होगा, और अगर MBA करना है तो फिर HR में आप सोचिएगा। ओके सर, अगला सवाल है सर, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा रिजल्ट HSC में 77% आया है, जिसमें मुझे फिजिक्स में 68 आया है, केमिस्ट्री में 54 आया है और मैथ्स में 93 आया है। तो शुड आई कंटिन्यू विद साइंस और शुड आई ऑप्ट फॉर अदर स्ट्रीम? प्लीज गाइड मी अबाउट दिस। नहीं, मैथ्स में इतने अच्छे आपके मार्क्स हैं, मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में मैथ्स में बहुत अच्छा एक्सेल आप कर सकते हैं। अगर आपका इंजीनियरिंग में कहीं अच्छा दाखला, कोई अच्छी ब्रांच मिल जाती है, तो मुझे तो लगता है कि उस साइड आपको निकल जाना चाहिए। नहीं तो आप BSc मैथ्स लें और मुंबई यूनिवर्सिटी में ट्राई करें, किसी अच्छे कॉलेज से आप BSc मैथ्स आप करें, और BSc मैथ्स करने के बाद MCA भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, या MSc मैथमेटिक्स करके फिर आगे आप PhD एंड देन कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए भी आप निकल सकते हैं। तो मैथ्स आपकी अच्छी है, बहुत अच्छा स्कोर आपने किया है। आप अपने आप को आगे बढ़ाएं और इस डायरेक्शन में सोचें कि मैथ्स को आगे लेके आप कैसे बढ़ें। जी सर, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है जिसको आपको डिटेल करना पड़ेगा, बहुत डिटेल में, क्योंकि ये एक माँ का सवाल है। इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप अगले एपिसोड में पूरा डिटेल में बताएं कि इन्हें क्या करना चाहिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये इनके 2 बच्चे हैं। इनकी जो डॉटर है वो 12th में इस साल एग्जाम में जो अपेयर हुई है, और एक और जो है वो 10th में अपेयर हुए है दिस साल, और उनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है ऑल 3 है। तो इसके ऊपर में ADHD हैं, और साथ ही साथ डिसलेक्सिया है, और डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलेशिया है। कई चीज़ें हैं जो एक बच्चे के अंदर होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप इंशाल्लाह अगले एपिसोड में कैसे प्रिपेयर करें ये बच्चों की, क्योंकि एक ऐसी माँ है जो जानती है कि बच्चा इस चीज़ में वीक है और इसको आगे लेकर जाना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे फातिमा साहिबा के बारे में, और क्या गाइड करना चाहेंगे, या अगली बार आप कुछ न्यू पॉइंट उनके सामने रखेंगे? कुछ भी कहने से पहले मैं तो पहले आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ मैं। देखिए, 2 बच्चे और ऐसे हालत में और उनको लेकर टैकल करना बहुत बड़ी इबादत आप अंजाम दे रही हैं। मैं अपने छोटे लफ्जों में क्या आपकी तारीफ कर सकता हूँ, जितना बड़ा काम आप कर रही हैं। बस इतना ही कह सकता हूँ, ऊपर वाले से, परवरदिगार से दुआ कर सकता हूँ कि आपको आपकी इस मुहिम में वो बहुत मजबूती अता फरमाए। इंशाल्लाह हम लोग डिटेल आपके बारे में, आपके बच्चे के क्वेश्चन के बारे में जो आपने रखा है, आपको कुछ ना कुछ रास्ते यहाँ से जरूर बताने की हम कोशिश करेंगे। आज तो हम आपके जज्बे को ही और आपके वर्क को देख के बहुत खुश हैं, और ऐसे लोगों के सवालात सुन के हम लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत सारे इंस्पिरेशंस मिलते हैं। बिल्कुल, कि कैसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी को किस तरह से अपने बच्चों के लिए लगा के रखते हैं। और तमाम बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि देखें, आपके पेरेंट्स आपके लिए आजकल के इतने टफ दौर में, जहां लोगों को 50 तरह की परेशानी है, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ लगा हुआ है। तो ऐसे तमाम वालिदैन के लिए दुआ गो कि आप सेहतमंद रहें और आप अपने बच्चों के साथ ऐसी मजबूती से खड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी भेजा है, उसका रिजल्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो सर वो हम आपको भेज दे रहे हैं, आप उसको स्टडी कर लें, और अगले एपिसोड में क्या है उनके लिए आप जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह, जरूर, इंशाल्लाह। और अगला सवाल सर जो है समद अब्बास का है। ये कह रहे हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 12 का, PCM विद IP फ्रॉम मेरठ उत्तर प्रदेश। आई वांट टू नो व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12th। I mean should I go for BSc or BTech? Which field is more career oriented? Please tell me about how to become an IAS officer. IAS ऑफिसर के बारे में तो अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जो मासूमीन खातून ने जो पूछा था बेंगलोर से, उनके बारे में हमने पूरा डिटेल किया। प्रोसीजर वही होगा। जहां तक आपने स्कोप के बारे में बात किया है, स्कोप डिपेंड करता है आपकी अपनी टैलेंट, अपनी लियाकत पे, जो आप अपने अंदर टैलेंट डेवलप करते हैं किसी कोर्स को करके। आप BSc मैथ्स, MSc मैथ्स करके भी अच्छा स्कोप डेवलप कर सकते हैं अपने लिए, BTech करके भी आप कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में जाए, स्कोप की कमी नहीं है, टैलेंट डेवलप करना ये एसेंशियल है जी। तो इंशाल्लाह कई और सवाल भी हैं सर, अगले एपिसोड में आपसे करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ऐसे भी सवाल थे जिसमें काफी टाइम लग सकता है आपको डिटेल करने में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे सर। लेकिन जाते जाते आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपसे भी डिस्कस भी हुआ था और उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हमने लिया है, तस्खीर फातिमा जो सेथल बरेली की रहने वाली हैं, जिनका CBSE का जो रिजल्ट अभी 12th का आया है उसमें उन्होंने सर 97
परसेंट स्कोर किया है। एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। अफसर अली साहब की लड़की हैं, तो इनसे हमने बात भी किया है और इनका क्या गाइडेंस है, क्या फ्यूचर है, इंशाल्लाह मैं आपसे अगले एपिसोड में डिस्कस जरूर करूंगा। इंशाल्लाह अफसर अली साहब, आपको और आपकी साहबजादी को और डेफिनेटली उनके लिए उनकी मदर और सारे रिश्तेदारों को बहुत सारी मुबारकबाद और आपके बच्चे की दुआ कि आगे इसी तरह से कामयाबी उसके कदम चूमती रहे। हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं, जिस तरह से भी होगा हम उसके साथ हैं। और आप जैसे बच्चे रोल मॉडल हैं समाज के लिए, कौम के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। तो आप अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपने छोटों का ख्याल जरूर रखें। आप जरूर 9, 10 के बच्चों को, 11 के बच्चों को मोटिवेट करें। आप बताएं कि आपने ये स्कोर कैसे किया है, ताकि उन्हें भी ये चीज मुश्किल ना लगे, उनको आसान लगे। जी, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे तमाम सवालों को सामने रखने के लिए, जिनसे बहुत सारी एनर्जी मिलती है। और ऐसे सख्त दौर में आप बेहतरीन सवाल दे के, भेज के या बता के बहुत हौसला अफजाई बच्चों की भी और तमाम लोगों की करते हैं और हमारे लिए भी एक बहुत खुशी का मौका काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। लेकिन सर व्यूवर्स को छोड़ जाते हैं तस्खीर फातिमा से। जब हमने बात की फोन के जरिए, तो देखिए उनका क्या कहना है, कैसे उन्होंने 97% लाए, उसके पीछे क्या मेहनत थी। अफसर अली साहिबा की लड़की हैं, सेतल बरेली से ताल्लुक रखती हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज आया है। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उनसे हुआ है, वो आप जरूर सुने। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको चैनल विन की तरफ से, बल्कि हमारे पूरे नाजरीन की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा परसेंटेज है आपका। तो कैसा लग रहा है आपको अभी? जी पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और मुझे बहुत ही एक खुशी बहुत अलग महसूस हो रही है, जो शायद मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। यकीनन 97% आया है, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करते हैं। जी शुक्रिया फातिमा। साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे, जो 97% आप लाई हैं, इसके पीछे कड़ी मेहनत होती है और बहुत वक्त लगाना पड़ता है, क्योंकि 97% लाना कोई आसान बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि 97% के पीछे आपकी किस तरीके की प्लानिंग रही, आपने क्या प्लान किया था और कैसे आप पढ़ाई करती थी? जी मैंने मतलब कोई पार्टिकुलर शेड्यूल मैंने नहीं अपनाया है, लेकिन मैं अपने मन से पढ़ती थी कि आज अगर मेरा 6 घंटे पढ़ने का दिल है तो मैंने पढ़ा है। और अगर आज मैं एक मतलब एक समय तक नहीं पढ़ पाई, एक वक्त तक, तो मैं वो घंटे कल के लिए निकाल लेती थी कि मैं कल ज्यादा पढ़ूंगी। तो एक होता था कि क्यूरियोसिटी, रुझान रहता था मेरा कि आज अगर इतना नहीं हुआ तो मैं कल जरूर कंप्लीट कर लूंगी। तो वो चीज होती थी, उससे लगन से मैंने ये मकाम हासिल किया। मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी यही करें, अपने दिल का ख्याल रखें। उनका आज इतना दिल है तो वो इतना पढ़े, और उनमें ये भी बात होना चाहिए कि आज का जो अगर छूटा है तो वो कल कंप्लीट कर ले। ओके। तो क्या आपने सोचा था कि आप, मतलब आपने पहले से ही प्लानिंग किया था कि मुझे 90 to 100 के बीच में आना है, 97-98% लाना है, ये आप एक्सपेक्ट कर रही थी? मैं एक्सपेक्ट तो अपने आप से कर रही थी कि मुझे परसेंटेज बहुत अच्छी लेके आनी है। हाँ। लेकिन प्लानिंग मैंने नहीं की थी, मैं बस पढ़ती थी, जितना मतलब मुझसे हो सका मैंने किया। और मतलब जो भी हुआ मैंने सब चीजों को मतलब सही से लिया। कभी कभार कुछ मतलब चीजें गलत होती थी तो थोड़ी देर बाद उसका मतलब असर खत्म हो जाता था, तो मैं उसे छोड़ देती थी कि ये हुआ है, वो जो हुआ होने दो, लेकिन मैं आगे पे मतलब फोकस करती थी। मैं चाहती थी कि अच्छी परसेंटेज बने, मगर एक दबाव नहीं रखा कि आगे हो जाएगा। अच्छा। और जब पढ़ाई के दौरान बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस रहा है? जी अगर मैं आपको सही बताऊं तो मेरे साथ तो और बच्चों से ज्यादा मैं डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हुई हूँ, क्योंकि ये जो 12th का हमारा एकेडमिक सेशन है, तो इसमें बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि जो अचानक से नहीं लगती हैं। और 11th में भी तो ज्यादातर ये टाइम पीरियड होता है 11th-12th का, जहाँ पे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। मैं भी उन्हीं में से थी कि कभी कभी मुझे भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत कुछ होने लगता था। उस डिप्रेशन में क्या होता था कि जो मेरे फैमिली, मेरे मतलब मम्मी पापा, मेरी बहनें, सब लोग मुझे सपोर्ट करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको यकीन था कि मैं अच्छा करूंगी। तो उन बच्चों के लिए मैं यही चाहूंगी कि उनके माँ बाप प्रेशर दिए, उन्हें सपोर्ट करेंगे तो कभी ना कभी उनके बच्चे वो कामयाबी जरूर हासिल करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि हर एक के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती भी है पढ़ाई के साथ, लेकिन उन सब प्रॉब्लम्स को आपने कभी पढ़ाई पर हावी नहीं होने दिया। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि अब आपके पास तो बहुत ही बेहतरीन रास्ते सामने हैं, तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या बनना चाहती हैं आप? मेरी फ्यूचर प्लानिंग एक्चुअली ये मेरा बचपन का एक मतलब एक ख्वाब है कि मैं एक IAS अधिकारी बनूं, अपने मतलब कंट्री में प्रशासनिक सेवा में जाऊं। तो मेरा शुरू से इस तरफ रुझान रहा है। मैं सोशल चीजों में ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्ट भी है। मैं ज्यादातर जो हमारी मतलब बहुत ज्यादा सामाजिक कुरीतियां जो है, जो बुराइयां, मैं चाहती हूँ कि मैं इन्हें दूर करूं। और ये जो IAS या ये एग्जाम है UPSC, तो इससे अच्छी कोई और जॉब नहीं हो सकती जो मुझे लोगों से जोड़ के रखेगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप इंशाल्लाह जरूर UPSC क्रैक करेंगी और एक बार फिर से हम आपका इंटरव्यू लेंगे, आप IAS ऑफिसर बनेंगे। जितने भी लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं आपके हक में जरूर दुआएं करेंगे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए है। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि पढ़ाई जब हम करते हैं तो हमें कुछ लोगों के साथ की बहुत जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स हो, साथ ही साथ पेरेंट्स की है, दोस्तों की है। तो मैं जानना चाहूंगा कि अपनी कामयाबी का सेहरा आप किसके सर पे बांधना चाहेंगी? कौन है वो लोग जिन्होंने आपका पूरा साथ दिया? मेरी जिंदगी में मतलब जो मेरा भी करियर रहा है तो उसमें बहुत सारे लोगों का एक मतलब मिला जुला योगदान है। जो मेरी फैमिली है, अम्मी पापा और बहनें, सब लोग, और मतलब मेरे चाचा, उन्होंने मुझे इकोनॉमिकली सपोर्ट किया। और सबसे ज्यादा मेरे टीचर जो मिस्टर आपको पता होगा साहिल हुसैन ज़ैदी, तो वो जो उनकी कोचिंग है, तो मैंने वहाँ से पढ़ाई की है 9th से। तो उन्होंने मुझे इमोशनली भी और वैसे भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो ये लोग हैं बहुत इम्पोर्टेंट। फातिमा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके वालिदैन का रोल कैसा रहा आपके साथ? बहुत ही मतलब एक खास रोल रहा है हर किसी की जिंदगी में। अच्छा रोल प्ले है माँ बाप की तरफ से, तो मेरी जिंदगी में भी है। जो मुझे इमोशनली सपोर्ट की जरूरत थी तो अम्मी देती थी, और मतलब उन्हें भरोसा था कि मैं बहुत ही अच्छा करूंगी। और कभी अगर प्रोटेक्टिव होने की जरूरत होती थी तो मतलब वो जो कन्वेंस में मदद करते थे तो पापा करते थे, और सब लोगों का मिला जुला एक तरह का कंबाइन जो था रोल, वो सबने प्ले किया मेरे लिए हमेशा हर वक्त। चलिए, तो घर में अब खुशी का बहुत ही माहौल होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप 97% लाई हैं और अभी बहुत सारे बच्चे ये इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ खास पैगाम आप चैनल विन के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते की तरफ से देना चाहेंगे? जरूर, मैं देना चाहूंगी पैगाम के मैं अगर ये कर सकती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हर लड़की ये कर सकती है, क्योंकि मेरे पास कोई खास फैसिलिटीज या खास कुछ नहीं है। बस एक जो चीज है वो मेहनत है, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कभी मेहनत या एक टैलेंट या मेहनत की उसमें अगर होड़ होती है या फिर एक रेस होती है तो उसमें हमेशा मेहनत जीतती है। तो मैं चाहूंगी कि किसी और पे चीज पे ध्यान ना देके अगर हम मेहनत ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। चलिए, आपका कहने का मतलब है लोगों को खुद पे भी भरोसा रखना चाहिए मेहनत के पीछे। ये जो एक मिथ होता है कि हमारा दिमाग अच्छा नहीं है, शुरू से अच्छे नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। हम जब चाहें तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। ये कुछ मैटर नहीं करता कि हमारे अर्लियर क्लासेस में क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड या 8th तक हमने क्या किया। अभी अगर वक्त है तो अभी भी हम कर सकते हैं, दिमाग से नहीं मेहनत से हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या बचपन से ही इसी तरह के स्कोर आपके आते रहे हैं? बचपन से ही आपका ध्यान पढ़ाई में लगता? जी बचपन से ही। तो 10th में क्या परसेंटेज टॉपर रही हूँ। अच्छा, 10th का मेरा 97.4% रहा है, डिस्ट्रिक्ट 4 टॉपर। ओह, मुबारक। चलिए, बहुत मेहनत आपने की है, 97% आपके आए हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या था? PCB, PCMB? जी मेरा PCB था। PCB है। तो अभी आप आगे किस तरीके से पढ़ाई करना चाहेंगी, या मतलब BA लेने जा रही हैं जब आपको UPSC की तैयारी करना है, या कोई और प्रोफेशनल कोर्स करने जा रही हैं? मैं BA ऑनर्स ही करना चाहती हूँ। ओके, ऑनर्स से करेंगी। ओके, चलिए, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमे, और बहुत सारी दुआएं व्यूअर्स की भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बचपन से आप होनहार रही हैं, पढ़ाई लिखाई में आप हमेशा अव्वल रही हैं, और इसी तरीके से इंशाल्लाह आप आगे बढ़ती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए फातिमा। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। साथ ही साथ व्हाट्सएप के जरिए भी आप तमाम लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम से मुलाकात होगी। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।